देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तुम जो आए हो तो दरो दीवार हैं और तुम जो आए हो तो दरो दीवार हैं और कितनी हसीन मेरी हर शाम हुई जाती है। आज आपकी मुलाकात कराएंगे खारजार सियासत के एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी से जिनकी उम्र गुजरी इस दश्त की सयाही में। ताहम अब ऐसा लगता है कि मौजूदा नए पाकिस्तान और इसकी बड़ी दस्तकल सियासत में इन जैसे लोगों की, इन जैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत बाकी नहीं रही। मैं बात कर रहा हूँ सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब का, जिनके बारे में लोग जानते हैं कि उन्हें DSNG पे इंटरव्यू देना पसंद नहीं, उसके लिए होस्ट का सामने होना ज़रूरी है। ताहम आज मेरे इसरार पर उन्होंने मुझे बाकायदा खुसूसी डिस्काउंट, खुसूसी कंसेशन, खुसूसी अपनी शफ़क़त से नवाजा और बज़रिया DSNG हमारे साथ शो में शरीक हो रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो नया पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान में जो सियासत के नए नए उसूल और ज़वाबित सिखाए जा रहे हैं, राइज किए जा रहे हैं, आपके ख्याल में आपने जिस सियासत में कदम रखा था, ये सियासत और ये पाकिस्तान उस सियासत और उस पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ है? और ये जो बताया जा रहा है कि अजीम क़यादत अहम मकासद के हुसूल के लिए यू टर्न लेती है, आपके ख्याल में हमारे असलाफ ने ऐसा कुछ क्यों नहीं बताया जो हमें आज पता चला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो नए पाकिस्तान की बात हो रही है, ये चंद लोग, एक मखसूस तबका, मखसूस सोच और एक ऐसी सोच जिसमें ना गहराई है ना गिराई है, वो ये समझ ही नहीं रहे कि नया असल तो पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है, अल्लामा इक़बाल का पाकिस्तान है, उन शहीदों का पाकिस्तान है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपनी जानें दी। बल्कि मैं 1857 से भी अगर शुरू कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है। वही एक कड़ी थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना था और लाखों लोग शहीद हुए थे। और उसके बाद फिर हिजरत हुई थी और वो बड़ी खून आशाम हिजरत थी जिसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है कि ट्रेनें आती थी, आधे लोग मरे हुए होते थे, आधे ज़िंदा होते थे, औरतें कुओं में छलांगे लगा रही थी अपनी इज्जतें बचाने के लिए, और औरतों को बेचा जा रहा था कलकत्ता और बम्बई के बाज़ारों में। लेकिन इसके बावजूद बड़ी बेजिगरी से लोगों ने उस वक्त कुर्बानियाँ दी जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना। अब उस पाकिस्तान की मेरे नफ़ी करने के मुतरादिफ है ये बात कि हम नया पाकिस्तान चाहते हैं। भाई पाकिस्तान तो बड़ी मुतबर्रिक चीज़ है, बड़ी मुक़द्दस चीज़ है। जिस मुल्क और जिस नज़रिए की बुनियाद में शहीदों का खून और वाफर मकदार में हो, उससे आप पहलू तही कैसे कर सकते हैं? तो मुझे अफसोस है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए, नए पाकिस्तान वालों का इसरार ये है कि ये पाकिस्तान मुतबर्रिक और मुक़द्दस होने के बावजूद इस पाकिस्तान के रिसोर्सेज को, इसके कौमी ख़जाने को, इसके वसाइल को बेदरेग बुरी तरह से नोचा खसोटा गया है। इसलिए हमें नया पाकिस्तान चाहिए। और सेनेटर फैसल जावेद साहब जो बता वो कुछ अलग ही बात है, या शायद यही बात है और मैं अपनी कम इल्मी और नादानी के सबब समझ नहीं पा रहा। वो बताते हैं तशखीस करना, तज्जिया करना, तखमीना करना, दर्जा बंदी करना, गौर करना, ये दरअसल यू टर्न ही होता है। देखें, बात यह है कि ये जो आमियाना लोग और सतही लोग होते हैं ना, ये जो पार्टी है मौजूदा PTI, इसके लीडर के अंदर भी और दीगर बाहर इनके जो मोतक़िद हैं, ये बड़े सतही सोच की हामिल लोग हैं। ये गहराई में नहीं जाके सोचते। ये बड़े गरीब हैं इस लिहाज से कि इन्हें चीज़ों का पता नहीं है और ये समझते ही हैं कि इन्हें सब कुछ पता है। मुझे एक बात बताएं कि यू टर्न, एक तरफ मदीना की बात करना, दूसरी तरफ यू टर्न की बात करना, ये ज़मीन और आसमान की बात है। दुनिया के किस लीडर ने, किस नबी ने, किस सहाबी ने, किस बड़े लीडर ने, चाहे वो मुसलमान था या नहीं था, वो अपने असूलों पर डट के ही तो बड़े हुए थे ना। कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं आप बता सकते
कि जिसने यू टर्न लिया और अजीब अजीब तोजी देना कि जी सामने दीवार आ जाए तो फिर यू टर्न नहीं। यू टर्न का मतलब यह है कि आप वापस आ गए हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती। बात यह है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर रास्ते में रुकावटें भी आती हैं, दीवारें भी आती हैं, उन्हें फलांगना भी पड़ता है, उन्हें तोड़ना भी पड़ता है। लेकिन सर आप इस बात को न जाने क्यों इतनी संजीदगी से ले रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने तो फरमाया है कि वजीर आजम इस बयान पर भी यू टर्न ले लेंगे। नहीं, वो दुरुस्त है। वो मैंने सुना है कि इसलिए कि हर रोज बल्कि हर घंटे बाद अगर यू टर्न लिया जाएगा तो जाहिर है वो लेना पड़ेगा। देखें ना, ये काम हमारे मुल्क में या कहीं पे भी नहीं हुआ। ये इस तरह इससे मिलती जुलती बात सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप करता है, लेकिन वो भी इतनी नहीं करता जितने ये हमारे जो कठपुतली वजीर आजम करते हैं इमरान खान साहब, जिन्हें जबरदस्ती ला के बिठाया हुआ है। तो अवाम के मुंतखब वोटों से आए हुए वजीर आजम, इन्हें किसने बिठाया? ये है जी, ये तो अवाम के मुंतखब चुनिंदा वजीर आजम है, इन्हें कठपुतली आप कह रहे हैं। ये तो कठपुतली वजीर आला होता था और वो भी मकबूजा कश्मीर में। आपको मुझसे ज्यादा पता है कि 25 जुलाई को इनको कैसे मुंतखब कराया गया था। दुनिया में वाहिदी इलेक्शन है कि जिस इलेक्शन के नताइज तब्दील किए गए और नतीजा निकालते वक्त पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया, और फिर जब बाई इलेक्शन में 1 महीने 1.5 महीने बाद पोलिंग एजेंटों के सामने गिनती हुई तो ये सारा इलेक्शन हार गए, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग बाई इलेक्शन और उनका प्राइम मिनिस्टर की खाली की हुई सीटें हार रहा हो। मैंने तो ये कहा था कि 25 जुलाई को तमाम जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे ना, तो भाई सीसीटीवी कैमरे जो हैं अगर लगे हुए थे तो उनकी फुटेज भी मौजूद होगी। ये हमें झुटला देना, मैं तो खुद तरीका बता रहा हूँ कि ये कहें कि जी आप गलत कह रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरा है, ये फुटेज है, ये पोलिंग एजेंट बैठे हुए, हमने किसी को नहीं निकाला, ये पोलिंग अफसर हैं, ये प्रिजाइडिंग अफसर हैं, सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो भी दूर दूर हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है नताइज से। आरटीएस सिस्टम जो फेल हुआ था 2 बजे, उसकी कहानी एक अलग कहानी है कि किन लोगों ने उसको फेल कराया था। एक्चुअली तो फेल नहीं हुआ था। और फिर यह है कि मुल्तान का नतीजा 2 घंटे बाद और कराची का नतीजा 28 जुलाई को 3 दिन बाद आया। तो ये सारी इतनी, और अब तो वो लंदन प्लान की बात भी आश्कार हो चुकी है और हमने नहीं की, गंडापुर साहब ने की है जो ताहिर उल कादरी साहब की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, फिर अली रजा आबदी ने की जो उस वक्त इनके डिप्टी थे राब्ता कमेटी के, और उन्होंने वो खुलेआम बताया है कि इनकी प्लानिंग ये थी कि जनाब आप हम वो अली रजा आबदी ने तो ये तक कहा कि आप कराची बंद करें, हैदराबाद बंद करें, सिंध जो है वहाँ की हुकूमत आपको दे देंगे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि लंदन में उनके हेडक्वार्टर में ताहिर उल कादरी साहब के टेलीफोन आते थे जो जिनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। गंडापुर ने कह दिया, वहाँ पे ये तक बता दिया कि इमरान खान भी थे वहाँ पे, चौधरी बरादरान सर भी बात थे। को जरा आगे लेके चलते हैं। खुर्शीद शाह साहब को भी आपकी तरह यू टर्न वाली बात पर एतराज है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि किसी डिक्टेटर ने भी खुद को हिटलर और नेपोलियन से तशबीह नहीं दी, और यहाँ एक जमहूरी लीडर खुद को हिटलर बता रहा है। सर आपके ख्याल में इमरान खान साहब से अगर तो गलती हुई तो उसके बाद फिर उस गलती की तौसीक करने के लिए वो जो एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने मजीद कुछ लॉजिक्स पेश की, आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्या थी? ये देखें, जो मैं पहले शुरू में बात कह रहा था कि ये सतही लोग हैं। देखें, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, जिसकी नज़र होती है, जिसके फंडामेंटल्स में इक़रा यानी कि इल्म होता है, एक तो वो ज़्यादा बोलता नहीं है, और अगर बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, उसे अपने अल्फाज की आबरू और हुर्मत का ख्याल होता है, इसलिए, और फिर वो कम बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता। आप देखें ये पार्टी सिवाय बोलने के और कोई काम ही नहीं करती। जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको सोचने का वक्त तो नहीं मिलेगा ना, तो सोच विचार अगर करके ये बात करते तो इस तरह की बात ना करते। अब एक यू टर्न लेते हैं तो वो फिर एक और उनको उसको यानी कि उसको सच साबित करने के लिए उन्हें इस तरह की, वो है ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो एक यू टर्न करने के बाद दूसरा यू टर्न लेना पड़ता है, इसलिए कि सोचो विचार करने के लिए आदमी को कोई पढ़ना लिखना पड़ता है। यहाँ सारे जितने हैं इनके ऐसे ही हैं, आप इनकी बातें सुने, बातें करेंगे, बातें भी करनी नहीं आती। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई देखो, इजराइल
जिसके बारे में इनकी एक MNA ने कौमी असम्बली में करारदाद नुमा चीज पेश की है। इजराइल की रियासत में शायद यू टर्न होता हो, मदीना की रियासत में तो यू टर्न का तस्वुर ही नहीं है ना। और ये मदीना की रियासत की बात तो कम से कम करनी अब बंद कर दे। सर ये मुझे बताइएगा, आपने मदीने की रियासत का जिक्र छेड़ा, यहाँ एक मुख्तसर से वक्फे पे भी जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे मुख्तसरन ये जवाब इनायत करें कि ये जो आलमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हुई है, इस तरह के वेंचर से, इस तरह के इवेंट से पाकिस्तान हकीकी मानों में मदीने की रियासत जैसा बन जाएगा, या इसके लिए ये यू टर्न से हमें छुटकारा लेना पड़ेगा, कौल व फेल के तजाद को खत्म करना पड़ेगा? देखें, ये जो मदीने की रियासत है ना, उसकी बुनियाद जो है वो इंसाफ है, उसकी बुनियाद इल्म और इदराक है, उसकी बुनियाद सोशल वेलफेयर स्टेट है, उसकी बुनियाद दजला और फरात के किनारे भी अगर कुत्ता भी मर जाए तो उसका जिम्मेदार जो है वो हाकिम वक्त होता है। आज जो कुछ हो रहा है ना मदीना की रियासत के नाम पे, जिस तरीके से अमीर लोगों की तजावुज़ात को प्रोटेक्ट और गरीब लोगों की तजावुज़ात के साथ और उनकी पेट पे जिस तरह से लात मारी जा रही है, उनके रोज़गार को जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, उनके बच्चों को तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, इवन उनको तो जो तकलीफ़ पहुँच रही है सो पहुँच रही है, हमारे जैसे लोगों को देख के हम कर्ब में मुब्तला है कि या इलाही, ये कौन सी मदीने की रियासत है कि जिसमें पूरी सोसाइटियाँ कब्जा करके बना ली इनके अपने लोगों ने, उन्हें कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। इनका कोई शख्स अगर करप्शन में मुलव्वस हो, खुद इमरान खान का जो बनी गाला का घर है उसकी रेगुलराइजेशन अभी तक नहीं हुई और वो सैकड़ों कनाल पे है। सर इमरान खान साहब ने रेगुलराइजेशन के लिए फॉर्मली दरखास्त तो पुटअप कर दी है, अब ये देखना है कि इस पर आगे क्या होता है। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। मुशाहिद साहब बदस्तूर मौजूद हैं, वापस आएंगे तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करना है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। खान साहब, ये मुझे बताइएगा, आप ये नए पाकिस्तान में कम से कम एक तब्दीली तो वाज़े तौर पर आई है। अगर आप इसका इदराक नहीं रखते और स्टेट ऑफ डिनाइल में है तो फिर मेरा ख्याल है PTI वालों को यकीनन मुझसे और आपसे दोनों से हमदर्दी होगी। यहाँ एक तब्दीली ये नज़र आई है कि अब इमरान खान साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप की डांट फटकार के जवाब में एक डांट डपट जो है वो की है। मुल्क के मशहूर और मारूफ और सबसे कामयाब एंकर्स में से एक जो बाईलाइन उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने कुछ ऐसे ही तासुर दिया है। लिखते हैं, ऐसा लगता है वजीर आजम पाकिस्तान मौका ढूंढ रहे थे और तैयार बैठे थे कि अमरीकी सदर को और अमरीकियों को खरी खरी सुनाएं। सदर ट्रंप के 6 जुमलों के जवाब में वजीर आजम इमरान खान ने ट्रंप की ठीक ठाक क्लास ले ली है। सर इसका मतलब है कि वो जो मुहावरा था वो गलत साबित हो गया, चूजर्स कांट बी बेगर्स कांट बी चूजर्स। इसका मतलब है कि ये अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे भी हमें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करने चाहिए। अगर ट्रंप नहीं भी कर रहा तब भी हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ और अपना हुजूम और ताकत देख के हमें मामला करना है, हमें आगे बढ़ना है। और हम बहुत कोई ताकतवर कौम नहीं है इस दुनिया में, बड़े बड़ी ममालिक मौजूद हैं। बात ये दुरुस्त है जो उन्होंने कही है, लेकिन ये बात आज कहने वाली नहीं है। ये बात आज से 18 साल पहले कहनी चाहिए थी ना, जब परवेज मुशर्रफ एक टेलीफोन कॉल पे ढेर हुआ था और उसने अमेरिका की जंग को अपनी जंग बना के पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी थी। 70-75 हज़ार अफराद जो इन्हें आज याद आ रहे हैं, ये तो उस वक्त मरे थे ना। और उस वक्त इमरान खान परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े थे। ये कहा करते थे, जी उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो ये जंग हमारी जंग है, जरा निकाल के तो देखें। मैंने तो अपने कानों से सुनी हुई है ये सारी बातें।
तो ये तो 2002 के बाद जब उसने इन्हें वजीर आजम बनाने की बात नहीं की तो ये हटे, वरना ये बात जिस वक्त ये स्टार्ट हुई थी ये तो 2000 में हुई थी ना। तो 2 साल तक तो ये इस तस्वर को जो आज ये ट्रंप बातें कर रहा है इसकी सपोर्ट करते रहे। उस वक्त परवेज मुशर्रफ का तो हाथ इसने नहीं रोका, उसकी हिमायत की, उसकी मुखालफत तो बहुत बाद में की ना। तो भाई उस वक्त आपने नहीं की तो अब वो लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए उसे तो अपने मुंह पे मारना चाहिए। ये गिमिक्स और रेट्रिक्स मुझे वहां ले आए हैं कि अब अगला सवाल मुझे ना चाहते हुए भी थ्रो करना ही पड़ेगा, और अगला सवाल है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के एक बयान से माखूज। फरमाते हैं अमरीकी मफादात के लिए हमने मसलक तक ईजाद किए, हमने अमरीका के लिए जो कुछ किया उसका बदला अब तक अपने खून से चुका रहे हैं। बटबेर समेत वो जंगें भी लड़ी जो हमारी नहीं थी। सर पिछला दौर जो आपका था, यकीनन पिछला वज़ीर आज़म जो आपका था, यकीनन पिछले वज़ीर दिफा जो आप ही के थे, यकीनन उनको भी तो इस बात का इदराक नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब की गलती को पकड़ के और उसी के गिर्द घूमना ये कौन सा इंसाफ है? क्योंकि हमारे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने भी तो इस बात का, इस हकीकत का इदराक नहीं किया। उस वक्त वो डट जाने वाली बात जो आप इमरान खान साहब को सजेस्ट कर रहे हैं, सर फिर वो जो आप मुक्के और वो जो बात कर रहे थे, अब मैं क्या सवाल करूं? नहीं, आप जरा थोड़ा सा और जहन पे जोर देंगे तो आपको ये सवाल ही नहीं करना पड़ेगा। हमने तो उस वक्त हिमायत नहीं की थी, हम वाहिद सियासी जमात थे जो अफगान जहाद कौंसिल के मेंबर थे और हमने शदीद मुखालफत की थी। परवेज मुशर्रफ ने तो हमें जेलों में डाला हुआ था। मैं भी खुद उस वक्त 2000 में कराची सेंट्रल जेल में था, उससे पहले लंडी जेल में था। मियाँ साहब 14 महीने जेल में रहे, फिर उनको बाहर भेज दिया गया था। लेकिन हमने 1 सेकंड के लिए भी इस तस्वर को तस्लीम नहीं किया था जिसको इमरान खान ने तस्लीम किया। इमरान खान था, फिर एक स्टेज पे आके जब हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में, हर एयरपोर्ट पे, GHQ पे, ISI के दफ्तरों पे, FIA के दफ्तरों पे, बाजारों में धमाके शुरू होने हुए, तो उसके बाद तो सिचुएशन और हो गई। लेकिन हम रिकॉर्ड पे ख्वाजा आसिफ कह सकता है जो आज वो बयान दे रहा है, इमरान खान नहीं दे सकता। इमरान खान सिर्फ तमाशा लगा रहा है। इमरान खान को ये याद करना चाहिए जो मैं बातें कर रहा हूँ कि उस वक्त क्यों उन्होंने झोंका था इस कौम को, बेचारी को, जिसके बारे में आज वो कह रहे हैं कि 123 अरब का नुकसान हुआ है। तो ये परवेज मुशर्रफ को भी सोचना चाहिए था, और उसके उस वक्त के जो इत्तेहादी, ताहिरुल कादरी साहब भी इत्तेहादी थे और ये इमरान खान भी इत्तेहादी थे। बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत को भेजने के लिए जो इत्तेहाद बना था उस वक्त GDA, उसके भी ये मेंबर थे। और फिर उसके नतीजे में परवेज मुशर्रफ आए तो ये उनके हिमायती थे। फिर वो जंग शुरू हुई तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी मुखालफत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने तो मुखालफत की थी, नवाज शरीफ ने तो मुखालफत की थी, उनकी तमाम पार्टी ने मुखालफत की थी। वो तो आज बात कर सकते हैं और फख्र से PTI को आपकी हर बात में ऐब दिखता है। PTI चूंकि आपकी ओपोनेंट, एक आपका राइवल है, वो ये कहती है कि मियां साहब बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर बाराक ओबामा से महज चंद गज की दूरी पर बैठे हुए, और उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका ये था कि वो मिसेज ओबामा कह के उनको मुखातिब कर गए, देखकर वो पढ़ रहे थे। और यहाँ नए पाकिस्तान में हमारे वज़ीर आज़म का, उसकी खुद एतमादी का ये आलम है कि हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, उस बहस में आप जाइएगा। मुझे बताइएगा, ये पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान का ये जो तकाबिल किया जा रहा है, आपके ख्याल में ये जस्ट है? बात यह है कि मैंने तो जो बात कही ना, ये सतही लोग हैं, सारी दुनिया के लोग लिख के बोलते हैं। नवाज शरीफ अगर लिख के बोलते थे तो उन्हें यू टर्न भी तो नहीं लेने पड़े ना। और सारी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो अगर लिख के बात करते हैं, रूस का सदर जो है प्यूटन भी अगर लिख के बात करता है, या दीगर लोग भी लिख के बात करते हैं, तो इसमें हर असल बात तो यह है कि बात क्या कर रहा है। बात यह है कि नवाज शरीफ, सारी दुनिया जब उसके खिलाफ थी ना, तो उसने एटम बम के धमाके कर दिए थे। परवेज मुशर्रफ एक फोन कॉल पे गिर गया था और इमरान खान उसका साथी था। ये है बॉटम लाइन कि ये सतही बातें हैं कि एक्सटेम्पोर कौन बोलता है और देख के कौन बोलता है,
इस लेवल पे मैं कई कॉन्फ्रेंसों में इंटरनेशनल पे जाता हूं, हर आदमी वहां पे लिख के बोलता है। मैं खुद एक्सट्रीम बोलने वाला आदमी हूं, लेकिन वहां जाके मुझे भी लिखी हुई तकरीर करनी पड़ती है, इसलिए कि वहां पे यू टर्न के। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, मुझे थोड़ा सा 2 महीने पहले वाली बात का मैं आपसे जिक्र करता चलूं। खुद-एतमादी तो फिर वो तकरीर भी कही जा सकती है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, वो उन्होंने उर्दू जुबान में की, अपनी मादरी जुबान में की। ये अलग बात कि दुनिया के सरों के ऊपर से वो गुजर गई होगी, उसने उसको ट्रांसलेट करके आधा तिया समझा होगा, 50% समझ में आई होगी, 25% वो उन्होंने गुजार दिया होगा। आपके ख्याल में इस तरह की आर्टिफिशियल हरकतें करके हम बैनुल-अक़वामी दुनिया को, आलमी बरादरी को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्योंकि यही शाह महमूद कुरैशी साहब पहले जब वजीर खारजा थे और पीपल्स पार्टी के दौर में ये दुनिया भर में दौरों पे जाया करते थे, तब ये इंग्लिश, डच, फ्रेंच और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे होंगे। उस वक्त उन्हें उर्दू बोलने का ख्याल नहीं आया। लेकिन अगर इस किस्म की हरकतें हम करेंगे तो क्या हम अपने आप को चाइना बता रहे हैं? हम अपने आप को कोई ऐसी कुव्वत बता रहे हैं जो लोगों के सामने सरेंडर नहीं करती? बात यह है कि चाइना का सदर या वजीर आजम कौन सी जबान में तकरीर करता है? रूस, जापान, साउथ कोरिया, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, ये क्या, या ब्राज़ील से लेके अर्जेंटाइन तक, ये सारे लोग अपनी अपनी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं ना। और ये इम्प्रेशन भी गलत है कि अगर उसने उर्दू की तकरीर की है तो वो समझ में नहीं, उसका तर्जुमा पहले से पहुंचा हुआ होता है, उनके पास होता है। आप इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, उन्होंने अगर वो सुनना है तो वो सुन लेंगे, अमल करना है कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं कि दुनिया के किसी एक मुल्क का मुझे नाम बताएं जिसने किसी और की ज़बान बोल के तरक्की की हो। हम तो मतलब कि वो है ना, देख कर गैर के पहलू में तुझे रक्स करना, भीग जाती है मेरी आंख सरे शक गम से, और मुझको बरसों की गुलामी का ख्याल आता है जिसने अंदाज़े वफा छीन लिया है हमसे। तो भाई बात यह है, हम तो अभी तक, हमारा तो अंदाज़े वफा भी गुलामी की जंजीरें जो हैं वो टूटी नहीं है। इसलिए हम ये बातें करते हैं कि जी इंग्लिश में तकरीर क्यों नहीं की। इंग्लिश में तकरीर करने में को मतलब तब्दील हो जाता है क्या? मैं ये समझता हूँ कि आप अपने, अगर शाह महमूद कुरैशी ने ये काम किया है तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, उसने अच्छा काम किया है। और आइंदा भी उर्दू में तकरीर करनी चाहिए तमाम लोगों को, जो माजी में नहीं करते रहे उन्हें भी आइंदा में उर्दू में करनी चाहिए। इसमें इसको मैं कभी भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। फेयर इनफ सर। यहाँ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे और फिर इख्तितामी में दाखिल हो जाएंगे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और मामलात हैं जिनको डिस्कस करेंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक नाजरीन। इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, सर ये बताइएगा, नए पाकिस्तान में आपका ख़ास तौर पे बड़ा तज़किरा रहा है पिछले दिनों। फवाद चौधरी साहब से आपकी अकीदतमंदी जो है वो छुपाए नहीं छुपती। आप हों इजलास में और फवाद चौधरी साहब मौजूद हों, और फिर जो चांदमारी होती है तो मीडिया को भी खाने कमाने का 2 दिन तक का मौका मिल जाता है। आपके ख्याल में ये इतनी ज़्यादा अकीदत, इतनी ज़्यादा उल्फत जो आप दोनों को एक दूसरे से हो गई है, वो एक बात करते हैं, उसका जवाब फिर आप देते हैं, तलखी वहाँ से बढ़ती है, फिर उसका जवाब आप मज़ीद तल्ख होकर के देते हैं, ये सिलसिला थमेगा? उसके बाद कुछ काम की चीज़ें, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हो पाएंगी नए पाकिस्तान में, या सब वैसे ही भेड़ चाल है जो पिछले दिनों होती रही? देखें बात यह है कि दयानतदारी की बात यह है कि मेरी किसी से पहली बात तो यह कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आज इस प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के किसी फर्द को, चाहे पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, या कोई भी हो, एमक्यूएम हो, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा इख्तलाफ ज़रूर है, सियासी तौर पर हम मुखालिफ हैं, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पीटीआई जो है अपने मुखालफिन को अपना दुश्मन समझती है, और वो उन्हें मुसल्लत किया गया है। जितनी भी देर उन्होंने रहना है, उन्हें चाहिए कि वो इस मुल्क का काम करें, लेकिन वो मतलब कि पैटी मैटर्स में उन्होंने अपने आप को मुलव्वस किया हुआ है। मसलन आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे दयानतदारी की बात यह है कि कौमी असम्बली में इन्होंने तकरीर की, पहले खुर्शीद शाह का नाम लेके उसको चोर डाकू का,
दीगर कुछ और लोगों को भी उसने कहा। फिर उसी तकरीर में, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, ये अनएथिकल है कि मेरी गैर मौजूदगी में झूठ बातें की कि जी मेरे भाई हैं तो 13 बंदे मैंने भर्ती करा दिए हैं तो 6 मेरे भाई हैं। ना मेरे 6 भाई हैं, 5 भाई हैं, हम 4 थे एक ज़माने में, अब सिर्फ 1 है, लेकिन वो आज तक ये कह रहा है कि है। अच्छा, उसके बाद एक आदमी है वो खुर्शीद शाह से लड़ रहा है, वो मुशाहिदुल्लाह खान से लड़ता है, फिर वो सेनेट में आके उस्मान काकड़ से लड़ता है, फिर उस्मान काकड़ को ना सिर्फ बुरा भला कहता है, उसे कहता है बैठ जाएं आप, फिर वो उनके लीडर महमूद खान अचकजई को बुरा भला कहता है, महमूद खान अचकजई के जो भाई हैं गवर्नर, उनको बुरा भला कहता है। और अच्छा, उस दिन इत्तेफाक से मैं नहीं था, मैं आया था जिस दिन मैंने हाथ उनसे मिलाया, मैं नैब कोर्ट में था, वहाँ से आया तो ये देख के मुझे हैं तो जितने ये तवनगर, वो मैंने फिर भी हाथ मिला लिया, मैं कहा चलो कोई मसला नहीं। लेकिन उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट है उसकी इन्होंने बेइज्जती की, उसकी बात को नहीं माना जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। फिर बाहर आके इन्होंने कैबिनेट के हवाले से झूठ बोला। एक वजीर ने कहा कोई बात नहीं हुई, दूसरे वजीर ने कहा कि जी वो जनाब बड़ा बुरा मनाया है, और मैं ये समझता हूँ बुरा मनाया है इसलिए कि परवेज खटक को बाद में चेयरमैन के पास भेजा। चेयरमैन ने, मेरा तो उस दिन इशू ही नहीं था। जो ये मेरी और फवाद की लड़ाई नहीं है, फवाद की लड़ाई हर एक से है। मैं तो 10 साल से सेनेटर हूं, मेरी कितनी लड़ाइयां हुई हैं, ये इन्हें जुमा 8 दिन हुए नहीं है, हर आदमी के गले पड़ रहे हैं ये, और असल अपना काम कर नहीं रहे, फिजा को खराब कर रहे हैं। सेनेट में तो कभी इस तरह की फिजा रही नहीं है। सिर्फ तो अब आगे बढ़ते हैं, फवाद चौधरी साहब का पीछा छोड़ते हुए एक और मौसूफ हैं, हमारे अकीदतमंदों में से थे, अब नहीं है क्योंकि वजारत नसीब हो गई है। उन्होंने आपके बारे में कोई बयान दिया, उसके जवाब में जो आपने बयान दिया, मैं लुब्बे लुबाब उसका बयान फरमा दूं। आपने कहा फयाजुल हसन चौहान अदाकारा नरगिस से मुनाजरा कर लें। सर, ये इतना पेटेंट नुस्खा जो आपने तजवीज़ फरमाया, आपके ख्याल में कर पाएंगे फैयाज साहब? ये बड़ा मुश्किल काम बताया आपने। देखिए, मैं कोई भी बात हवा मैं नहीं करता। एक तो मेरी बात सच होती है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं अभी बात अपनी एक जुमला कहना चाहता हूँ। फवाद ने जितने मेरे पे इल्ज़ामात लगाए ना, मैंने ये सारे लिख के PIA को भिजवाए हैं, स्टैंडिंग कमेटी के, और उन्होंने सबका जवाब दिया है कि ये सारी गलत झूठ बोल रहा है फवाद, एक भी बात ठीक नहीं है। ना मैंने कोई भाई भर्ती कराया, न कोई और भर्ती कराया, ना मेरे 4 भाई इस वक्त PIA में, एक बात को उन्होंने। अच्छा, अब ये दूसरे मौसूफ जो है, ये ना मत चे पिद्दी का शोरबा, मतलब आप अपना कद अगर बढ़ाने के लिए आप आसमान की तरफ मुंह करके या चांद की तरफ मुंह करके एक मखसूस हरकत करें तो उसका नुकसान तो आप ही को होगा ना। मैंने अदाकारा नरगिस मेरे नज़दीक बड़ी मोहतरम शख्सियत है, उसका एक अपना शोबा है, वो एक्ट्रेस है। ये पहले दिन वजीर बने हैं और कह रहे मैं इसको नमाज पढ़ा दूंगा तो मैं हज करा दूंगा। उसने 24 घंटे में इनको उल्टा टांग दिया, इसको अपना बयान भी वापस लेना पड़ा, इसको उससे माफी भी मांगनी पड़ी। तो इस लेवल का आदमी मेरे से क्या मुनाजरा करेगा? जो 24 घंटे अदाकारा नरगिस को सह नहीं सका, वो मेरी चोट वो सह नहीं सकेगा। और फिर ये अंडे के अंदर है। अभी आपने कभी देखा है पोल्ट्री के चूजे को अंडे से निकलते हुए? उनका ये हालत है सियासत में। मैंने कहा था कि भाई अंडे से निकल जाओगे, थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, तो शकील अवान पिंडी में होता उससे मुजाहरा कर लेना। अब ये कितनी घटिया बातें हैं जी। ये 3-4 मरले के मकान में रहता था, भाई मैं रहता था, पता नहीं 3-4 का था या 5-6 का था, और अब मेरे पास 3-4 मरले का भी मकान नहीं है। मैं उनकी इतला के लिए बताना चाहता हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। तो ये इश्यूज है नए पाकिस्तान के। क्या नए पाकिस्तान में सिवाय इसके अलावा और कोई आपको काम नहीं है? आप ये मुझे क्यों नहीं बताते कि आप 50 लाख मकानात कब बनाएंगे? आप मेरे कहते हैं कि जी मैं 4 मरले के मकान में रहता था। मैं रहता था या नहीं रहता था, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप जितने बड़े मकान में रहते थे, टंज भाटा या ढेरी हसनाबाद में, वो भी तो सबको पता है। लेकिन मैं ये बातें नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताएगा 50 लाख मकान कब, ये आपका काम है बताना। आपका काम मुनाजरे करना नहीं है। आप हुकूमत में मुनाजरे करने के लिए आए, और फिर आपके अंदर इतनी अहलियत तो है नहीं। तो मैंने बात ऐसी तो नहीं की थी ना, या तो फिर नरगिस को आपने जो कुछ कहा था उसमें अमल करके दिखाते। सर, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछता चलूं। नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक एक बयान उनका है, बच्चे कारोबार
बाहर कारोबार न करते तो क्या भीख नहीं, मांगते? मैं वो बच्चों को छोड़े, ये मेरा आखिरी जुमला खत्म होने दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कभी मुनाजरा नहीं किया, और मुनाजरा जिन कौमों ने किया है ना, वहां पे सरों के मीनार बने, वहां पे इतना खून बहा है। तो इन्हें ये, मैं वही बात जो शुरू में की थी ना, सतही सोच, भाई सोच समझ के बोलो, जो तुम्हारा काम है वो करो। लेकिन वो है ना कि कैसा कैसा बोल रहे हैं, पौधे जैसे लोग, और पेड़ बने खामोश खड़े हैं कैसे कैसे लोग। तो ये इस पाकिस्तान में हो रहा है, नए पाकिस्तान। सर बस चलते चलते मुझे मुख्तसर अगर जवाब इनायत कर दें तो बड़ी नवाजिश। बच्चे बाहर कारोबार न करते तो क्या भीख मांगते? पैसे भेजे तो कौन सा अजूबा हो गया? वजीर आजम रहा हूं, यहां कारोबार करें तब मुसीबत, बैरून मुल्क करें तब मुसीबत। आपका जवाब, और उसके बाद मैं कंक्लूजन पे जाऊंगा। बात यह है मेरे भाई, लाखों लोग कारोबार कर रहे हैं दुनिया में, समेत अलीमा खान के बाजी बेगम जो है इमरान खान की, ठीक है। कोई 456 अफराद की ऑफशोर कंपनियां थी, इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है। और इनके सारे तोते जो है ना, जो दरबारी राग, वो एक बात यू टर्न कह दिया, वो प्रेसिडेंट हाउस से आवाज आई कि जी मैंने भी बड़े यू टर्न लिए है, गवर्नर हाउस सिंध से भी आवाज आई, मैंने भी, मतलब ये सारे दरबारी राग वाले हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि क्या इन्होंने ये नहीं कहा था इमरान खान ने कि ऑफशोर कंपनी जिसकी होती है वो चोर डाकू होता है? तो ऑफशोर कंपनी नवाज शरीफ की तो अभी तक नहीं निकली, इमरान खान की निकल आई और बाजी बेगम की भी निकल आई है। और 456 अफराद में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इनकी पार्टी में हैं, और किसी एक के खिलाफ इन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया। कितना पनामा करते थे। सर उम्मीद है कि आपकी इस तजवीज़ के बाद यहाँ इस प्रोग्राम के नश्र होते ही कुछ न कुछ तो इस्लामाबाद में हलचल जरूर बचेगी। जितनी पुरजोर अंदाज में आपने जो है वो ललकारा है हुकूमत को और उनको मशवरे और तजावीज़ दिए हैं, आपकी आमद का एक मरतबा फिर उसी गर्मजोशी, उसी आपको आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपकी शौक में आमद का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी खराबी तबीयत के बावजूद आप हमारे शो में खुद चल करके आए, इस्लामाबाद स्टूडियो शरीक हुए। नाजरीन, ये थे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और इनसे की जाने वाली दिलचस्प गुफ्तगू। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।